आपको समझना कि दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को लेंथी करके टाइम वेस्ट मत करना। अगर बाई चांस वो लॉन्ग में आ जाता है तो खुद से बना के लिखो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है क्वेश्चन का अरेंजमेंट, कभी नहीं आता है लॉन्ग में, शॉर्ट में ही आते हैं। और क्वेश्चन बैंक में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बैंक आजकल मिल जाते हैं, जैसे कि टीचिंग एग्जाम्स है उसके क्वेश्चन बैंक, एसएससी सीजीएल है क्वेश्चन बैंक, ओएसएससी है तो क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक हर एक चीज़ का मिल जाता है। तो व्हाट इज़ क्वेश्चन बैंक? हमेशा ना इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन मत लिखा करो, उसको चेंज क्या करो, जैसे उसका स्टार्टिंग क्या करो क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन के अंडर भी आप क्वेश्चन लिख के एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। वहाँ पे टीचर आपका राइटिंग स्टाइल देखेगा, कितने वेराइटीज़ में आप दे रहे हो। व्हाट इज़ क्वेश्चन बैंक? द स्टूडेंट्स टेंड टू टेक ए लॉट ऑफ टेस्ट ऑनलाइन। देखो क्वेश्चन बैंक में क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट्स क्या नीड करते हैं आज के टाइम पे, कितना मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्वेश्चंस का। सो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो ऑनलाइन में बहुत सारे टेस्ट दे। दिस टेस्ट आर स्टोर्ड समवेयर, कहीं पे तो ये क्वेश्चन स्टोर्ड होंगे ना, जहाँ से वो क्वेश्चंस को चलवाया जाता है और बच्चे वहाँ पे एग्जाम लिखते हैं और टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट हो जाता है, राइट। वेल द प्लेस वेयर ऑल दिस क्वेश्चन आर स्टोर्ड, जहाँ पे ऑल दिस क्वेश्चन स्टोर्ड होते हैं उसी को हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। क्वेश्चन बैंक आज के टाइम पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल हो जाता है। It is a place that stores all quiz related question, organize them in a perfect categories। जैसे आपको रेलवेज के लिए प्रिपेयर होना है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रेजेंट है, आपके मैथमेटिक्स ओलंपियड के लिए प्रिपेयर होना है तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको टीचिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर होना है यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। तो परफेक्ट कैटेगरीज में वर्गीकरण किया जाता है, कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी रहते हैं और क्वेश्चन बैंक में कहीं पे मल्टीपल चॉइस, कहीं पे ट्रू फॉल्स, कहीं पे मतलब अपलोडिंग ऐसे होता है, फाइल अपलोडिंग एसेज हो सकते हैं, फाइल अपलोडिंग और ऐसे, और फिल इन द ब्लैंक्स और सम अदर स्पेसिफिक टाइप्स भी हो सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक का पर्पस क्या है? द क्वेश्चन बैंक अलाउज द पीपल एडिंग द क्वेश्चन टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कैटेगरी। देखो हम क्वेश्चंस के टाइप को देख के हम अपना कैटेगरी चूज करते हैं कि अच्छा ये कैटेगरी मेरा है, उस कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम प्रॉपर मैनर पे स्टोर करके फर्दर अपने प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक कहाँ पे अवेलेबल होता है? वेबसाइट्स में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। वेबसाइट से प्रिंट बना के देन भेज दिया जाता है डिफरेंट बुक स्टोर्स में। प्रोवाइड्स ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैटेगरीज, जो कैटेगरीज हैं वो अलाउ करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टू ग्रुप द क्वेश्चन दैट हैव ए सिमिलर फॉर्मेट इनटू द कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के अंदर जो सेम टाइप के कैटेगरी हैं और क्वेश्चन का पैटर्न जिसमें फॉर्मेट सेम है उसको ग्रुपिंग करना। सम ऑफ द कैटेगरीज इंक्लूड द जेनर। जेनर का मतलब होता है काइंड, सिमिलर काइंड, हम सेम टाइप के हैं बिकॉज वी आर फीमेल्स एंड वी आर ग्रुप्ड इन ए वुमेन कैटेगरी। हम सेम काइंड के हैं बिकॉज वी आर मेल, वी आर ग्रुप्ड इन टू दिस सेम कैटेगरी, मेल कैटेगरी। तो इसे काइंड बोला जाता है, एक प्रकार, प्रकार मतलब काइंड। तो ये काइंड के हिसाब से पहले क्वेश्चंस रहता है, उसको हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप करने के बाद उस कैटेगरी को बिल्ड करके, अभी अगर स्टूडेंट खुद भी चाहे कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज करना, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू बिल्ड, एनालाइज एंड शेयर द रिजल्ट्स विद देयर सेट ऑफ क्वेश्चन। तो उनके अकॉर्डिंग भी, खुद के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस बना सकते हैं और उसका क्वेश्चन बैंक रहेगा फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए। विद दिस आर्टिकल स्टूडेंट विल बी एबल टू नो व्हाट इज क्वेश्चन बैंक। इसके माध्यम से आप बोलोगे मैम ये तो कभी नहीं हुआ कि हम लोग खुद क्वेश्चन बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्वेश्चन का टाइप अगर पता चलेगा, फर्दर स्टोर करने के लिए भी हमें क्वेश्चन बैंक चाहिए ना, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्टोर भी कर सके। तो स्टोर करने से बच्चों को पता चलेगा कि क्वेश्चन बैंक एक्चुअली होता क्या है और उसमें कितने कैटेगरीज होते हैं, कैसे पढ़ना है और कहाँ से हमें ढूंढना है। हाउ डज ए क्वेश्चन बैंक वर्क? कैसे ये क्वेश्चन बैंक काम करता है? इन ऑर्डर टू क्रिएट द क्वेश्चन बैंक you will have to select the question that you want to add and then select the categories as well। देखो अगर मुझे इन ऑर्डर टू क्रिएट क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना है, प्रश्न जो प्रश्नावली होता है, प्रश्नावली बनाना ही है, तो पहले हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को।
जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, फिर जो कैटेगरी चाहते हैं वहाँ पे ऐड कर देंगे। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोसेस, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोसेस यू विल क्रिएट द बैंक एंड ऐड ऑल क्वेश्चन दैट यू वांट टू क्विज, जिसे आप क्विज में डालना चाहते हो और क्विज करवाना चाहते हो और देना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन बैंक का एक पूरा बैंक बना सकते हो। उसमें आप क्वेश्चन के टाइप्स लिख सकते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से इस चैप्टर में है और पेज से इस पेज में है। और वन ऑफ द मेथड इज टू क्रिएट ए पर्टिकुलर क्विज यूजिंग यूजुअल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को यूज़ करके हम क्विज बना सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट द क्वेश्चन एंड एड इट टू द कैटेगरी दैट यू वांट। आप जो चाहते हो उस कैटेगरी में आप ऐड कर दो। Another method is used in order to create the questions bank. So another क्या method है? Method ये है कि अगर question bank में हमें create करना है क्वेश्चन, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल का टेम्पलेट होता है, पता है आप लोग अभी ना लिख रहे हैं, बहुत बच्चे आईसीटी पढ़ चुके हैं, बहुत बच्चे आईसीटी लिख रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। तो एक्सेल का सीट लेना है क्वेश्चन बैंक अगर नंबरिंग के साथ बनाना है जल्दी बनाने के लिए, या फिर आप चाहो तो पावर पॉइंट पे भी बना सकते हो, वर्ड फाइल में भी बना सकते हो। तो आपने मल्टीपल क्वेश्चंस के टाइप दे दिए, अरेंज कर दिया और लिख दिया, तो वो अरेंज हो जाता है। दिस एक्चुअली सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। अगर ऐसा करोगे तो एक बार क्वेश्चन बैंक बना के रख दिया तो फर्दर वो यूज़ हो पाएगा, फर्दर वो आपके यूज़ में आ पाएगा। और ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एट ए टाइम आप एक जगह रख सकोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एक जगह रख सकोगे। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन क्विज, हम लोग जैसे ना पहले ना ऑनलाइन क्विज करवाते थे, टाइम नहीं हुआ अभी। सो आप लोग क्या करते हो कि मैंने क्वेश्चंस को ऐड कर दिया एक जगह पे, उसके बाद कैटेगरी दे दिया। अभी जिस बच्चे को सोचो चाहिए तो वो ओपन किया और उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज करके वो क्वेश्चन के आंसर्स देने लगा, ठीक है। स्पेसिफिक कैटेगरी से वो क्वेश्चन अटेंड कर सकता है। नेक्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ द टेस्ट टेकर। देखो, बिकॉज यू आर ए टीचर, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन देंगे, क्या क्वेश्चन का वैल्यू होना चाहिए, कितने नंबर्स में क्वेश्चन होने चाहिए, ये सब। द एक्सपीरियंस ऑफ द टेस्ट टेकर क्या है, एवरी सिंगल टाइम ये टेस्ट टेकर विल स्टार्ट टेकिंग द क्विज। जैसे ही एक टेस्ट टेकर स्टार्ट करता है क्विज स्टार्ट करने के लिए, द सिस्टम विल देन रेंडमली सिलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू चूजन कैटेगरी। देखो, कैंडिडेट ने चूज किया है कि मुझे इस कैटेगरी से क्वेश्चंस चाहिए। क्विज कैसे होता है पता है, ये आपके फ़ोन में भी है अवेलेबल। आपने एक एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जम्बल्ड अप कर दो या सफलिंग कर दो, तो वो चीज़ सफलिंग होते जाता है, ठीक है, सफल्ड होते जाता है। कि क्वेश्चन जैसे एक आ गया पॉलिटी से, एक आ गया हिस्ट्री से, एक आ गया इंग्लिश से, एक आ गया आपके मैथ से, तो ये ना जम्बल्ड अप होते जाएगा, क्योंकि आपने 4 कैटेगरीज चूज़ किया, तो 4 कैटेगरीज से क्वेश्चन तो आ सकते हैं, तो इसे हम क्विज में डालते हैं ऐसे। देन दिस इज द एग्जाम्पल विल क्लियर एनी डाउट ऑफ योर्स, ठीक है। सपोज ए पर्सन, एक एग्जाम्पल लिया, सपोज ए पर्सन जिसका नाम है ए हैज़ टू क्रिएट द क्वेश्चन बैंक। किसका क्वेश्चन बैंक बना रहा है, बायोलॉजी। अपने सब्जेक्ट्स का नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ अबाउट 500, मतलब 500 क्वेश्चंस रहेंगे। सपोज दैट ऑल दीज क्वेश्चंस हैव द सेम डिफिकल्टी लेवल, तो ना सब डिफिकल्टी लेवल को हमने सेम कर दी और उसके अकॉर्डिंग हमने कैटेगरी रखा कि ये ईजी क्वेश्चन है और जल्दी से सॉल्व हो जाता है क्विक बेसिस पे, तो ईजी कैटेगरी है। फिर और एक लेवल को बनाए थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो उसको लिखेंगे मॉडरेट, और उससे थोड़ा सा हार्ड लिखेंगे तो वो हार्ड कैटेगरी में आ जाएगा। देन ये क्रिएट ए क्विज कंसिस्टिंग ऑफ 10 डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कैटेगरी। So every single time the test taker will start the exam, the system will then pick 10 different questions from 500 questions. 500 में से 10 चूज करेगा, इजी मॉडरेट हार्ड, इजी मॉडरेट हार्ड, ऐसे सफल्ड अप करके, जैसे ताश करते हैं ना, पत्तियों को कैसे अरेंज करते हैं बताओ, ताकि सफलिंग हो जाए, वही चीज़ है। तो ऐसे क्विज कॉम्पिटिशन्स में यूज़ होता है। Since there are a large number of questions, so there is a chance that student will always get questions that are not similar to one another. तो जो भी बोलो, यहाँ पे 500 क्वेश्चंस हैं, इसलिए चांसेस कम रहेंगे कि
सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होने का. इन केस द स्टूडेंट डिसाइड टू रिपीट द एंटायर क्विज अगेन, अगर बच्चा चाहता है कि पूरा क्विज फिर से हो, द सिस्टम विल एंश्योर दैट द रैंडम क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड अगेन. जो भी क्वेश्चन वो रैंडमली सिलेक्ट करेगा उसी का आंसर आपको देना पड़ेगा. अभी देखो बेनिफिट्स क्या है इसके क्रिएटिंग ए क्वेश्चन बैंक. क्या है देखो, इट इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल वे टू एंश्योर द सिक्योर स्टोरेज ऑफ क्वेश्चंस. मतलब हम फ्यूचर के क्विजेस के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या करें, क्वेश्चन का स्टोरेज बना रहे. ठीक है, दिस इज अ मेथड और दिस मेथड इज एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन टेस्ट by simply picking out the number of question you need from every single category. देखो जो भी बोलो आपके लिए कन्वीनियंट है क्योंकि ऑनलाइन में बन जाता है, और ऑनलाइन में जब बनता है सिंपली ये कुछ क्वेश्चन हर एक कैटेगरी से लेके बनाता है, ना कि एक ही सिंगल कैटेगरी का क्वेश्चन पहले देता है. दिस एनेबल्स अ स्टूडेंट टू रीटेक द टेस्ट मोर देन वंस. देखो अगर पेपर पेंसिल टेस्ट होगा ना, तो वहाँ पे एक पेपर में आपने सारा टिक मार दिया, उस पेपर को फिर से पढ़ना इजी मतलब अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आंसर को आपने टिक मार दिया. बट ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑनलाइन के क्वेश्चन बैंक में, जितना बार आप टेस्ट देना चाहो, क्विज देना चाहो, उतने बार आप यूज़ कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. द क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑल्सो मिनिमाइजेस चीटिंग सिंस द पूल ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्रीटी लार्ज. तो यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो रैंडम क्वेश्चन आता है तो बच्चे चीटिंग नहीं कर पाते. तो यहाँ पे जो कैटेगरीज को हमने इंक्लूड किया है, वो कैटेगरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो बताते हैं कि एनालाइज करना है, एज वेल एज द व्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट टेकर. टेस्ट टेकर जो परफॉर्मेंस दे रहा है, कितने टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, वो भी चेक कर रहे हैं. प्लस जो टेस्ट ले रहा है वो तो हो गया, बट जो टेस्ट दे रहा है उसको भी हम चेक करते हैं बहुत ही ईजीली. ठीक है, क्या हम क्लियर? ग्रेडिंग थोड़ा सा लिखना ताकि लोगों को पता चले कि इसको दोनों पता है. उसके बाद ग्रेडिंग के टाइप्स, ग्रेडिंग के डिमेरिट्स, मेरिट्स, उसके अच्छे बुरे जो भी पॉइंट्स हैं उसको लिखो. ठीक है, तो मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग होता क्या है? डायरेक्ट इसको आप चाहो तो रिपीट करके थोड़ा डिटेल कर सकते हो और भी ज़्यादा. देखो मार्किंग सिस्टम क्यों बोल रही हूँ ऐसा समझने में, इसमें क्या होगा, आपको कंपैरिजन में जल्दी जल्दी याद आएगा और कंफ्यूज भी कम होंगे. ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ असेसमेंट, पहले हमें क्या मिलता था, अब भी हमें मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज मार्किंग. तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ असेसमेंट है. ठीक है, बट ग्रेडिंग सिस्टम इज ए न्यू कंसेप्ट, बहुत ही न्यूएस्ट कंसेप्ट में है. ठीक है, मार्किंग सिस्टम में मार्क्स मिलते हैं. मार्क्स मतलब नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, हमें अंक मिलते हैं. जैसे एग्जाम्पल 86, 94, 2, 3, 4, कभी भी कुछ भी मिल सकता है. बट ग्रेडिंग सिस्टम में हमें ग्रेड्स मिलते हैं, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस ई ओ एफ मिलता है. ठीक है, अभी मार्किंग सिस्टम में मार्क्स आर अवॉर्डेड बाय इंडिविजुअल असेसमेंट आइटम. मार्क्स कैसे मिलते हैं? हर एक सब्जेक्ट को असेस करने के बाद, आकलन करने के बाद अंक मिलता है, नंबर्स मिलते हैं. ग्रेड्स आर अवॉर्डेड फॉर कोर्सेस. देखो मतलब इस सब्जेक्ट के लिए कोई भी पर्टिकुलर ये नहीं देखा जाता. मार्किंग दिया गया ना, एक सोचो जैसे एक बच्चे का मार्क है 81, जिन्होंने 81 से 90 रखा है उनको दिया गया है, जैसे सोच लो ग्रेड ए. ठीक है, ग्रेड ए दे दिया गया. अब बोलो 81 से 90, मेरा मार्क्स है 85, आपका मार्क्स है 81, एक का मार्क्स है 89, सबका ग्रेड क्या आएगा बताओ? ए. तो ये आपको कैसा लगा कि बहुत अच्छा है या बुरा है? इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पता चलेंगे. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को समझ के लिखिएगा. नेक्स्ट फिर देखो नंबर 4 में चल रहे हैं. मोर स्पेसिफिकली ये मार्क इज द लेवल और अचीवमेंट अगेंस्ट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर एन असेसमेंट आइटम. देखो मोर स्पेसिफिकली मार्क क्या है? मार्क इज द लेवल, एक लेवल है, लेवल ऑफ अचीवमेंट, कि मैंने 50 मार्क्स गेन किए, मैंने 60 रखा आउट ऑफ 80, तो अगेंस्ट एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको 60, 70, 80 मिला है असेसमेंट के बाद. बट एक ग्रेड क्या होता है? ओवरऑल लेवल होता है, इंडिविजुअल लेवल नहीं है. ओवरऑल लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है कि कोर्सेज में आपको कितने मिले उसको ओवरऑल देख के दे दिया जाता है. ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते. चलो नंबर 5, ओनली एकेडमिक एंड स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स आर कवर्ड.
एकेडमिक और स्कॉलास्टिक, स्कूल के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पे जज कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे जज कर सकते हैं मार्किंग में। बट ग्रेडिंग में एकेडमिक्स एंड मतलब नॉन एकेडमिक दोनों, मतलब जैसे सोचो कि आपको योगा में ग्रेड ए मिला है बट आपको एकेडमिक में ग्रेड बी मिला है, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। बट जैसे योगा में मार्किंग नहीं दे सकते हम, ठीक है, हम सिंगिंग में मार्किंग नहीं देना चाहिए बिकॉज दिस आर जस्ट लाइक इमोशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू या फिर फिजिकल थिंग्स हैं, तो इसको मार्किंग नहीं मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज मिलना चाहिए। तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे हो पाता है, इधर नहीं हो पाता। स्टूडेंट्स compete फॉर स्कोरिंग हाई, डू वर्क हार्ड। देखो ये चीज़ मैंने बोला, मुझे मार्किंग बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में पता चलता है कि कितना डिफरेंस है ना, कितना आपने अचीव कर पाया। और यहाँ पे पता नहीं चलता कि 92 रखा, 95 रखा, 98 रखा, क्योंकि एक 91 वाला और 98 वाला सेम हो जाएगा। एक 18 रखा हुआ बच्चा 12 रखा हुआ बच्चे के साथ सेम हो जाएगा, बट यहाँ पे 6 मार्क का भी वैल्यू होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। कहाँ पे? ग्रेडिंग में कंपटीशन नहीं होता बट मार्किंग में कंपटीशन रहता है, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट, मार्किंग इज पॉसिबल विदाउट ग्रेड। मार्किंग इज पॉसिबल विदाउट ग्रेड, ग्रेड नहीं चाहिए, बट पता है उल्टा, ग्रेड्स नेसेसरली रिक्वायर्स ए बेस ऑफ मार्क। मतलब ये मार्क बस रिकॉर्ड में रहेगा बट रिजल्ट कार्ड में नहीं रहेगा। रिजल्ट कार्ड में ग्रेड्स होंगे इसमें, बट इसमें क्या है, ग्रेड्स नहीं चाहिए, मार्किंग डायरेक्ट हो सकता है। चलो नेक्स्ट, नो स्कोप फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। मार्किंग में नो स्कोप, कोई स्कोप नहीं है ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ग्रेडिंग में ग्रेडिंग सिस्टम मोटिवेट्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करता है। मार्किंग सिस्टम सीम्स सब्जेक्टिव, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट है, ये असेसमेंट भी करता है, सिस्टम ऑफ असेसमेंट है। एंड देयर आर मोर स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस और पर्सनल फैक्टर्स लाइक एज, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ रहता है, आपका एज कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये सारे भी मैटर करता है, जिसकी वजह से मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। ग्रेडिंग में क्या है, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव सिस्टम, ये एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम है। एंड हेयर इज लेस चांस ऑफ इन्फरेंस ऑफ पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स इसमें कोई भी हैम्पर नहीं करता है, ठीक है। मार्किंग सिस्टम आपके सबमेटिव होते हैं, सबमेटिव, ठीक है, बट ग्रेडिंग सिस्टम आपके फॉर्मेटिव होते हैं। नेक्स्ट, लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू ग्रेडिंग। मार्किंग में कम समय लगता है ग्रेडिंग से, तो ग्रेडिंग ज़्यादा समय लेता है, पूरा कंप्लीट सेशन का टाइम ले जाता है। मार्किंग सिस्टम कवर्स ओनली वन डोमेन, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन को ही देखता है, बट ये ना तीनों डोमेन को कवर करता है ग्रेडिंग। नेक्स्ट, नो स्कोप फॉर रिमीडियल टीचिंग। मार्किंग में कोई स्कोप ही नहीं है रिमीडियल टीचिंग का, बट ग्रेडिंग में स्कोप दिया जाता है कि वीक स्टूडेंट के लिए रिमीडियल टीचिंग रहेगा। अब देखो व्हिच सिस्टम इज मोर इफेक्टिव, ठीक है। ग्रेडिंग इज ऑब्जेक्टिव सिस्टम ऑफ असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव मतलब छोटे छोटे डिटेल्ड पॉइंट को देखता है। ग्रेडिंग रिड्यूसेस स्कोर प्रेशर, जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं ना, मैं ज़्यादा मार्क रहूँगा तो ज़्यादा मेरा नाम बढ़ेगा, तो वो स्कोर प्रेशर कम हो जाता है यहाँ पे। ग्रेडिंग एलिमिनेट्स अनहेल्दी कंपटीशन, ठीक है, जो मैडम ने भी बोला था कि अनहेल्दी कंपटीशंस को बंद कर दिया जाए, मतलब मुझे अचीव करना है, ज़्यादा कुछ पाना है, तो वो कंपटीशन बंद हो जाता है। बट एक्चुअली बहुत जगह पे ये कंपटीशन होना भी चाहिए ताकि लोगों के अंदर स्पिरिट बना रहे, वो इंस्पायर होते रहे। ग्रेडिंग रिड्यूस सुइसाइडल रेट, ऑब्वियस है, आज के टाइम पे ग्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेड से कोई किसी को ब्लेम नहीं कर पाता, ना ही सुइसाइड होते हैं। मैंने बोला ना, एक बच्चे ने 81% रखा और एक बच्चे ने 89% रखा, दोनों का ग्रेड सेम है, तो वो कभी भी कंपेयर नहीं करेगा, ना ही किसी को कुछ बोलेगा, कुछ पूछ भी नहीं सकता, ठीक है। ग्रेडिंग एनहांसेस हेल्दी कंपटीशन, ग्रेडिंग एलिमिनेट करता है अनहेल्दी कंपटीशन को, बट हेल्दी कंपटीशंस को आगे लेके जाता है। ग्रेडिंग प्रोवाइड्स स्कोप फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मैं जितना अच्छा करूँगा ग्रेड्स उतने अच्छे मिलेंगे। ड्यू टू ग्रेडिंग टीचिंग लर्निंग बिकम्स चाइल्ड सेंटर, ग्रेडिंग की वजह से टीचिंग सेंटर्ड और नहीं रहा या टीचर सेंटर्ड नहीं रहा, ये चाइल्ड सेंटर्ड बन गया। ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड्स स्कोप फॉर रिमीडियल टीचिंग, ग्रेडिंग फोकसेस ऑन बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट, आपको अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। क्या हम क्लियर है?
Online examination system is also known as CBT, computer based test or computer based examination. और computer based एग्जामिनेशन को टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन भी हम बोल सकते हैं. अच्छा, टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ तो जब भी आप CBT देने जाते हो क्या हमें लॉग इन करना पड़ता है? यस और नो? माइक ऑन करके बोल सकते हो कोई भी. क्या हमें लॉग इन करना पड़ता है? यस यस मैम. ओके. तो ये कोई वेबसाइट बेस्ड होगा या फिर डायरेक्ट होगा? कोई वेब लिंक किसी वेबसाइट बेस्ड. वेब लिंक होगा. अच्छा, तो ये नॉर्मली क्या हम पेपर पेन से तो नहीं कर सकते, कंप्यूटर बेस्ड होगा. ठीक है, मतलब पेपर पेन को अवॉइड करना है. चलो अभी समझते हैं फटाफट. द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मैंने 2 टर्म और भी दिए हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा. कंप्यूटर बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड इज ए वेब बेस्ड मतलब वेब लिंक रहेगा, एप्लीकेशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑनलाइन. ठीक है, द ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर एक बनाया जाता है वेब बेस्ड के अकॉर्डिंग. एक ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसके थ्रू इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन एग्जाम करवाना हो तो उसी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कर सकते हैं. ठीक है, will provide a web application through which student appear in the online exam in the same way as traditionally except pen paper. जैसे आप पेन पेपर का यूज़ करके एग्जाम देते थे वैसे ही उसे बोला गया ट्रेडिशनल. ये मॉडर्न एग्जाम पैटर्न है जहाँ पे पेपर पेन यूज़ नहीं होगा बट सेम वे से आप एग्जाम देंगे. इतना चीज़ हुआ, पेपर पेन रिप्लेस्ड हो गया कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट से. इन सच एन एग्जाम सिस्टम यू कैन क्रिएट ए क्वेश्चन एंड ऐड देम टू द एग्ज़ाम. देखो मैं हर एक टाइप का बोल रही हूँ. यहाँ पे एग्जामिनर हो सकता है, क्वेश्चन कोई बोर्ड सेटअप कर सकता है, कोई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी सेटअप कर सकता है, या कोई एक कंपनी बनाया जाएगा वो क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे और उसी को अपलोड करेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन दे सकते हो. और कहीं पे अगर घर पे खुद को करना चाहो तो आप टैबलेट में क्वेश्चन ऐड करके खुद का भी टेस्ट ले सकते हो जिसे हम क्वेश्चन बैंक बोल रहे थे. ठीक है, सो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फ्री टेक्स्ट क्वेश्चन ही दिए जाते हैं. द स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विथ ए लिंक. बच्चों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पहले लिंक दिया जाएगा. स्टूडेंट क्या करेंगे, साइन अप और लॉग इन करेंगे. लॉग इन करके साइन अप करेंगे, साइन अप करके वो एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे. ये क्या होता है, उसमें एक वॉच भी चलते रहता है, टाइमर. वो धीरे धीरे टिक टिक करके चलते जाएगा. और जैसे जैसे आप एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन को कवर करते जाओगे तो एक साइड में क्वेश्चन के बॉक्स होंगे जहाँ पे क्वेश्चन के नंबर्स गिवन है, तो वो आपका ग्रीन होते जाएगा. ठीक है, उससे आपको पता चलेगा इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हैं. दे सी द रिजल्ट्स इमीडिएटली आफ्टरवर्ड. अगर हम चाहे तो CBT में ना अगर आंसर को भी सेट कर दे तो डायरेक्टली रिजल्ट भी आउट कर सकते हैं, क्योंकि करप्शन थोड़ा बहुत हो जाता है, डायरेक्ट बात है. तो इसलिए ना एग्ज़ाम को इतना टाइम, मतलब एग्ज़ाम के बाद फिर से 2-3 हफ्ता 1 मंथ का टाइम ले लिया जाता है रिजल्ट को आउट करने के लिए. अदरवाइज पेपर पेंसिल में यही प्रॉब्लम तो था, पेपर पेंसिल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. तो इसीलिए उसी टेस्ट को हमने CBT करवाया क्योंकि फ्रीक्वेंटली वो रिजल्ट आ सके और उस रिजल्ट का जो मतलब कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर दिए हो, आंसर गलत दिए हो, वो जल्दी से पता कर सके, मतलब कम समय पे, इसीलिए दिया गया है. ठीक है, सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज एन असेसमेंट दैट यूजेस इंटरनेट कनेक्शन. ऑब्वियस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. इंडिविजुअल एंड स्टूडेंट मस्ट साइन इन ऑन एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर और वेब लिंक जिसके थ्रू यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आप एंटर करते हो. देन दे चूज द कोर्स. किस पे आपको चूज़ करने के लिए रहता है कि इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना पड़ता है, उसमें चूज़ करना रहता है कि लैंग्वेज 1 चूज़ करना है कि लैंग्वेज 2. फिर उसके बाद आपको देखना रहता है कि आप कौन से कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, वो देखेंगे प्रॉपर है कि नहीं. होने के बाद आफ्टर फिनिशिंग द एग्ज़ाम द स्टूडेंट टेकिंग द एग्ज़ाम मस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन सबमिट करने के लिए. दैट वुड रिक्वायर फिनिशिंग द एग्जामिंग प्रोसेस. तो एग्जामिनेशन प्रोसेस यहाँ पे ऐसे सबमिट करने के बाद ख़त्म होता है. चलो, इसके उद्देश्य क्या हैं? टू प्रोवाइड ए कंप्रीहेंसिव असेसमेंट टूल फॉर द इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट इंटरनल एग्जामिनेशन. देखो, ये व्यापक रूप से असेसमेंट और आकलन करने के लिए हेल्प करता है इंस्टीट्यूट को. एक टूल जैसा यूज़ होता है जिसके थ्रू हम इंटरनल एग्जाम्स कर सकते हैं. थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन वी कैन सेव टाइम. देखो,
जो पेपर एंड रिजल्ट क्रिएट करने में इतना टाइम लगता था उसको शॉर्ट करने के लिए आपका CVT होता है. द मेन आइडिया बिहाइंड डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को आइडिया देके बनाने का मेन क्या है आइडिया, इसके पीछे क्यों बनाया हमने, क्योंकि फास्ट वे से कंडक्ट हो सके, इंटरनेट के थ्रू फास्ट वे से जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट हो सके. थ्रू द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट ए पर्सन कैन रजिस्टर फ्री एंड टेक द टेस्ट फॉर चेकिंग हिज और हर एबिलिटी. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप घर बैठे भी खुद एग्ज़ाम दे के चेक कर सकते हो कि आपके एबिलिटी क्या है, पहले क्या थे अब क्या है. और अदरवाइज हमें सेंटर जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है. टाइम विल बी लिमिटेड टू एवरी क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिटेड होता है, इसीलिए आपको जैसे होता है ना 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट भी कहीं कहीं पे मिलते हैं. ठीक है, 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स मिलता है. कभी कभी आपको मतलब क्वेश्चन के लेंथी पोर्शंस को देखते हुए 150 मिनट्स भी मिल जाते हैं. तो यहाँ पे आप समझो 150 मिनट्स मतलब 2 घंटा 30 मिनट. तो ये आपको समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है. और 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना और इजीली टिक करना, ये आपको CBT में जल्दी होता है थोड़ा. ठीक है. रैंडम टेस्ट क्वेश्चन विल बी जनरेटेड. आप जो भी क्वेश्चन दो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी सेटेड है तो वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन रेंडमली भी आ सकता है. मतलब कोई क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कुछ पढ़ के आए उसी 10 क्वेश्चन में से कुछ आएगा, नहीं भी आ सकता. देयर विल बी 2 टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट विल बी टेक्स्ट टाइप, सेकंड विल बी इमेज और ग्राफ टाइप. आपने हर एक एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, वहाँ पे देखा होगा कुछ क्वेश्चंस ना टेक्स्ट होते हैं, मतलब बहुत लेंदी बड़े बड़े पैराग्राफ जैसे होते हैं, और कुछ क्वेश्चन में इमेज और ग्राफ भी लगा होता है और उसे ग्राफ को देखते हुए 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आंसर देना रहता है. द सिस्टम इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू टेक द एग्जाम ऑनलाइन देन गेट एन इंस्टेंट रिजल्ट. जैसे हमने एग्जाम दिया और रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिल गया, तो ये पॉसिबल हो सकता है. द एडमिन मॉड्यूल लीड्स टू एडमिन डैशबोर्ड. देखो, एक को एडमिन बनाया गया, वो अपना मॉड्यूल सेट करेगा, कैसे एजेंसी ने क्या क्या दिया है, वो ऑथराइज्ड पर्सन है, और आप उसके बाद डैशबोर्ड में आपके अकॉर्डिंग जो बच्चों को एक्सेस करवा सको उतना आप करवा देते हो. द एडमिन डैशबोर्ड विल ग्रो एडमिन टू ऐड न्यू क्वेश्चन. एडमिन डैशबोर्ड में आपको अलाउ किया जाता है कि आप न्यू क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ 4 ऑप्शंस 1 राइट आंसर. तो 4 ऑप्शन है. देखो, एक क्वेश्चन आया माइंड में, आप जब तक सॉल्व नहीं करते हो कोई क्वेश्चन को तब तक उसके ऑप्शंस को ऑप्शन बोलते हैं, बट जब सिलेक्ट कर लिया एक चीज़ और वो करेक्ट है तो उसको आंसर बोला जाता है. तो हम राइट आंसर एंड ऑप्शंस बोलते हैं. ठीक है. द एडमिन कौन है, टीचर भी हो सकते हैं. एडमिन और टीचर विल ऑल्सो एबल टू सेट द टाइम इन मिनट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट्स. वो सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टाइम्स के साथ सेट करेंगे, मतलब सब्जेक्ट्स के टाइम को मैनेज करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके टाइम को अरेंज करके सेट करेंगे. एंड सो नाउ व्हेनेवर द यूज़र रजिस्टर, जब भी बच्चा रजिस्टर करता है टेस्ट देने के लिए तो यूज़र नेम पासवर्ड पहले चाहिए, लॉगिन करेगा, उसके बाद देगा. टू प्रोवाइड टारगेटेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स आंसरिंग एबिलिटीज़. यहाँ पे आपको टारगेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और बच्चों के आंसरिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लगभग क्वेश्चंस दिए जाते हैं. मेन एम क्या है, एम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज कॉलेज स्कूल विल गो टू पेपरलेस हो जाए ड्यू टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन. पेपर कम खर्च होते हैं और यहाँ पे सिंगल पेपर भी यूज़ नहीं होता इस काइंड ऑफ एग्जाम में. टू कंज्यूम द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. देखो, टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, उसको अच्छे से कंज्यूम करने के लिए इस टाइप का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है. कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रिड्यूसेस एग्ज़ाम एंजाइटी. CBT जब होता है ना तो स्क्रीन पे सब कुछ दिखते हैं तो हमें थोड़ा सा एंजाइटी कम होता है और आप इजीली टेस्ट दे सकते हो. कभी कभी क्या होता है ना, देखो, एज दे कैन टेक द एग्ज़ाम एट एनी टाइम ऑफ दैट कॉन्साइड्स विद देयर प्रिफर्ड स्लीप. देखो, आपको जैसे आप कहीं सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो बट मॉक टेस्ट दे रहे हो, घर से कर रहे हो, तो आप अपने टाइम से भी कर सकते हो, अपने नींद को प्रिफर्ड करके फिर उसके बाद भी कर सकते हो. चीटिंग ऑलमोस्ट द टेस्ट टेकर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स. इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, चीटिंग हो जाता है कभी कभी. कहाँ पे, पेपर पेन में क्या होता है, हम बोलते जाते हैं कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, जल्दी जल्दी टिक करो,
बट इसको चेक करने के लिए क्या किया गया, जब ऑनलाइन में किया जाता है तो क्वेश्चन को सफल कर दिया जाता है और ऑप्शंस को भी। तो उससे क्या होता है ना, आपके क्वेश्चंस जहाँ पे 10 नंबर में प्रेजेंट है जो क्वेश्चन, मेरा वो 1 नंबर पे प्रेजेंट होगा। तो आंसर्स अगर मुझे कभी भी पूछे तो आपका आंसर्स गलत हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो चीटिंग जैसा ना हो उसके लिए भी ये बनाया गया। द एग्जामिनेशन मैनेजिंग डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड preparing computer based tests to instill their lost faith in the method of conducting an evaluation। देखो पुराना जो सिस्टम था उसमें और ट्रस्ट किसी को नहीं रहा, इसलिए ये निकाला गया। दस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर भी बन गया, इसे यूज़ करना भी वेरी इजी है, बहुत इजी। इसका पर्पस को हम 1 2 3 4 करके लिखेंगे, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द सिस्टम इज टू डेवलप द एग्जामिनेशन पेपर बेस्ड टू वेब बेस्ड। पहला तो पेपर बेस्ड था, वहाँ से चेंज करके वेब बेस्ड बनाया जाएगा। and used to test the domain knowledge of the student concerning the particular technology। तो यहाँ पे बच्चों का डोमेन नॉलेज मतलब बेस नॉलेज को चेक किया जाता है, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के साथ चेक किया जाता है। थ्रू दिस सॉफ्टवेयर वी विल प्रोवाइड फुल्ली कस्टमाइज्ड वेब एप्लीकेशन, जो कि हर एक बच्चा के लिए ईजी टू यूज़ होता है और बच्चा जल्दी से सीखता भी है, याद भी रहता है क्योंकि कलरफुल चीज़ें दिखते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम सो दैट द फंक्शनल वर्किंग ऑफ इट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग। ये बहुत ही टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग प्रोसेस भी है। टू कंडक्ट फॉर एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द मैनुअल सिस्टम इन ए यूनिवर्सिटी इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो ऑनलाइन टू कंडक्ट फॉर एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द मैनुअल सिस्टम, जो यूनिवर्सिटी का मैनुअल सिस्टम है, अगर उसमें करते हैं ना तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक एक बच्चों का करवाए तो, एक साथ करवाए तो थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है। स्कोप क्या है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज डेवलप्ड फॉर एजुकेशनल फॉर एन इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट द लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट करवाने के लिए इसे हम कर सकते हैं, जैसे लॉजिक टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ ऑन ए रेगुलर बेसिस। द मैथडोलॉजी ऑफ द सिस्टम, इसका जो मैथडोलॉजी है बहुत क्लियर है कि रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द रिक्वायरमेंट अचीव, जो आप अचीव करना चाहते हो उसी के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। इट कंटेन्स द वर्किंग मॉडल, एक वर्किंग मॉडल नीड है, उसके बेसिस पे पहले दिखाया जाएगा, उसके बाद ये एक सिक्वेंशियल स्टेप है मॉडल बनाने का, जिसको फॉलो करते हुए आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो और इंजीनियरिंग फीचर्स एंड पैरामीटर्स के साथ ये यूज़ होता है, ठीक है। क्या हम क्लियर है? सो सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट से आएगा, स्टैटिस्टिकल पॉइंट से आएगा, जिनको मेन मीडियन मोड निकालना आता है, ठीक है। जैसे मध्यमा माध्यमान हम लोग ये करते हैं, वैसा ही वही चीज़ है, उसको हम लोग इंग्लिश में बस लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है पहला देखते हैं। पहला जब भी इंट्रोडक्शन दो तो ये सोचना आप प्योरली मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो चांसेस कम है। जो 90% चांसेस है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके आपके ऐसे हो सकते हैं कि थ्योरी प्लस पोर्शन रहे, थ्योरी प्लस पोर्शन रहे, मतलब एग्जाम्पल्स। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है सेंट्रल टेंडेंसी का, मीन, देन सेंट्रल टेंडेंसी में ना 3 पार्ट होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन का इंट्रोडक्शन देना है, मीन के फॉर्मूला लिखने हैं, एक्स बार का मतलब क्या है वो लिखोगे। सारा पॉइंट्स लिखने के बाद एक छोटा सा आप क्वेश्चंस देना शुरू करोगे, छोटा से बड़ा में जाना है आपको। हर एक पार्ट में 2-3 क्वेश्चंस वेराइटीज़ के देने हैं और उसका आंसर आपको खुद सॉल्व करके लिखना है। क्वेश्चंस पहले से गिवन नहीं होंगे, आपको खुद क्रिएट करना है, इसलिए सिंपल क्वेश्चंस करना। जैसे एक छोटा सा दिया गया था 1 2 3 4 5 और इसका मीन निकालना है, तो बच्चों ने निकाला फॉर एग्जाम्पल। और एक क्रिकेटर का स्कोर के बारे में गिवन था, ठीक है, 5 ODI मैचेस में ये सब था। तो ऐसे आपको दिए गए हैं और उसको आप क्या करोगे, फिर से मीन निकालोगे। एक होगा डाटा विथ फ्रीक्वेंसी वाला भी, डाटा विथ फ्रीक्वेंसी वाला भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो उसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट लिखने हैं, दैट्स इट, इतना पोर्शन है, ओके। थोड़ा सा वेट करिए, कोई मैसेज कर रहा है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो मैं देख लेती हूँ बस। सेंट्रल टेंडेंसी आपको लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन और भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से लिख देगा व्हाट डू यू मीन बाय मीन, व्हाट आर द मेरिट डिमेरिट्स। अगर ऐसा आ गया कि उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, तो आप मीन क्या है इंट्रोडक्शन देंगे, उसके साथ
छोटा एग्जाम्पल है जो है, एक दो एग्जाम्पल देंगे और मेरिट डिमेरिट्स लिखेंगे। इसी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन ANU एंड YVU स्टूडेंट का 5 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का कुरुक्षेत्र बच्चों का हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन क्या है। A measure of central tendency describe a set of data by identifying the central position in the data। देखो आपको डाटा दिया गया है, सोच लो जैसे ABCDE इतना डाटा दिया गया है, तो ये सेट ऑफ डाटा है क्योंकि एक साथ प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट होने के बाद आपको पूछा गया इसका सेंट्रल पोजीशन में कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप यहाँ से देख के ही बता दोगे सेंट्रल पोजीशन में आएगा C। बट मीन मतलब होता है एवरेज। एवरेज तो एवरेज कैसे निकालते हैं ना, सबको एडिशन करो और जितना नंबर्स में ये प्रेजेंट है उससे डिवाइड करो, देन जाके एक ओवरऑल एवरेज वैल्यू आता है। ये मीन का बात है। मोड क्या बोलता है ना, मोड बोलता है कि जितने बार एक नंबर जितने बार प्रेजेंट होगा मतलब उसके फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे वो काउंटिंग होता है। मीडियन क्या बोलता है, मीडियन बोलता है ये भी मिडिल पॉइंट निकालता है, पूरा एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट, ये एवरेज से थोड़ा अलग और एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट निकालता है इफ इवन हो या ऑड हो। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन बना कि एक सेट ऑफ डाटा गिवन है, उस सेट ऑफ डाटा का सिंगल वैल्यू हम लोग जब ढूंढते हैं, सिंगल वैल्यू सिंगल पोजीशन जब आइडेंटिफाई करते हैं उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। मतलब बीच में आने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा है। In statistics, the most common measures of central tendency are, most common कौन सा यूज होता है, मीन, मीडियन एंड मोड। इसको चाहो तो नीचे नीचे भी लिख सकते हो, 1 मीन, 2 मोड, मीडियन, 3rd मोड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मीन में। मीन में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन देंगे मीन का। मीन को हम एरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज हो सकता है। The arithmetic mean of a given data is the sum of all observation divided by number of observation। तो arithmetic mean ये बोलता है कि जितना भी आपको set of observations और items given है उनको टोटल करना है। जैसे यहाँ पे सोच लो 5 items given है, x1 plus x2 1, x2 x3 and x4 x5, तो सबको ऐड कर देना है। और कितने नंबर पे ये गिवन है, ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू क्या हो गया 5, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो टोटल करें सम ऑफ द टोटल आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, करने से आपको मीन मिल जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ। और ये सिंबल x बार ये मीन के लिए हम यूज़ करते हैं, और x1 x2 x3 x4 ये सारे क्या है, ऑब्जर्वेशन है और आइटम्स हैं। n क्या है, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितना प्रेजेंट है। मे बी यहाँ पे 5 नंबर्स ना हो के 6 हो, 10 हो, 12 हो, तो जो भी आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग n इक्वल्स टू उतना होता है। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ये सबसे छोटा क्वेश्चन था, 1 2 3 जो भी आपको नंबर गिवन हुआ उसको आप कर लो क्या, ऐड। कितने नंबर में प्रेजेंट है, 5 डिवाइडेड बाय 5, टोटल आ जाएगा कितना, 15, 15 बाय 5 दैट इज योर 3। ठीक है, सो ये 15 एक्चुअली कितना आ गया, हाँ 3 आएगा आंसर, 3 आएगा आपका आंसर। ठीक है, सो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, 3 आएगा आपका आंसर। और एक आपको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्रिकेटर स्कोर, एक क्रिकेटर का स्कोर गिवन है, क्रिकेटर का स्कोर गिवन है 5 ODI मैचेस में, मैचेस का नाम 5 ODI मैच एक क्रिकेटर ने खेला है और वो डिफरेंट स्कोर गेन किया है। ठीक है, एक में उसने 12 रखा है, एक में 34, एक में 45 स्कोर किया है, एक में 50, एक में 24। तो इसका हमें मीन निकालना है। फिर से सेम रूल, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऑलरेडी यहाँ पे भी बोला गया था। तो ऑब्जर्वेशन मतलब n इक्वल्स टू कितना हो गया 5, और ऊपर कर देना है जितना भी वैल्यू है उसको ऐड। सो 12 प्लस 24 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5। सो टोटल कर लिया गया 165 बाय 5 डिवाइड करोगे 33 आएगा। ठीक है, डाटा विथ फ्रीक्वेंसी में चलते हैं,
देखो ये मैथमेटिकल है, इसको आप लोगों ने बोला था ऑनलाइन पढ़ो, तो ऑनलाइन में ना बस मैं आपको समझा सकती हूँ फटाफट में, मगर आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, आप सॉल्व करेंगे, ये एक्चुअली बेस्ट प्रोसेस होता है कभी भी स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट को समझने का, ठीक है, जो कि ऑफलाइन में मैंने 2 क्लास लिया था, करवा दिया। अब ऑनलाइन बच्चे जितना सोच रहे हैं तो मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ। और आप सोचोगे मैम ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो क्वेश्चन आएगा राइट अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो आपको मीन मीडियन मोड के बारे में बताना है, इंट्रो एंड मेरिट डिमेरिट, इसका कोई डेफिनेशन नहीं, इंट्रो में ही डेफिनेशन गिवन होता है, और बीच में आपको एग्जाम्पल्स का मतलब है हर एक मीन का आपको 2-3 क्वेश्चन लिखना है खुद से, उसका सोल्यूशन करके दिखाना है, मीडियन का भी मोड का भी, ठीक है। अब हमने जितना भी किया था उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि वो नंबर उस सेट ऑफ डाटा में कितने बार प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे विथ फ्रीक्वेंसी बोला गया, तो एक डाटा गिवन है, उस डाटा में क्या मेंशन है, एक्स, एक ऊपर हमने एक्स लिखा, नीचे हमने वाई लिखा, तो एक्स का वैल्यू है, जो ऊपर हमने वैल्यू लिया था 12, 24, 34, 45, 50, वो ODI मैचेस का, उसका हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया 1, 3, 4, 2, 1, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन देना है, तो टेबल ऑलवेज क्रिएट करना, क्योंकि मार्क उसमें भी रहता है। तो x का जो भी वैल्यू था हमारा, हमने सारा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। y मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 12 के लिए 1, 24 के लिए 3, 34 के लिए 4, 45 के लिए 2, 50 के लिए 1 हो गया। बट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आपको n इक्वल्स टू 5 नहीं मिलेगा, n इक्वल्स टू ये वाला एडिशन करना तभी मिलेगा, क्योंकि विदाउट फ्रीक्वेंसी तो वो बस 5 नंबर ही थे, बट विथ फ्रीक्वेंसी इसका नंबर बढ़ सकता है। तो n इक्वल्स टू टोटल करने के बाद हमें मिला 11, n इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब क्या करना है, x एंड y है, x एंड y है, मतलब क्या, x एंड y को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 1, 24 इंटू 3, 34 इंटू 4, 45 इंटू 2, 50 इंटू 1 करके यहाँ पे टोटल लिख दिया, सब लिख दिए हैं हम। लिखने के बाद ऐड करेंगे, तो ऐड करने से अराउंड 360 आएगा। तो हमारा क्या था, पहले का पार्ट क्या था ना, एक्स बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, जितना भी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब फॉर्मूला में चेंजेस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ चुका है, तो समेशन ऑफ x एंड y, सॉरी गलत बोल दिया, समेशन ऑफ एक्स बार, हाँ एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ जितना भी ऑल टोटल का वैल्यू है, ठीक है। समेशन बोल दिया मतलब, और हमें ब्रैकेट में कर सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वाला जो भी आपको गिवन है, और इसका फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया है, तो समेशन ऑफ x f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 11, आप 360 डिवाइडेड बाय 11 जब करेंगे तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा 32.72। तो ये विथ फ्रीक्वेंसी का है। क्या हम इतना, और जितना हो सका ना उतना इजी क्वेश्चन दिया है। अब देखो मेरिट्स क्या है, एरिथमेटिक मीन रिजिडली डिफाइंड बाय एल्जेब्रिक फार्मूला। ऑब्वियस, एरिथमेटिक मीन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फार्मूला चाहिए, रिजिडली फिक्स्ड है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, ये बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड इट कैन बी रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो अच्छे से समझ लो, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है। देखो जैसे मैं डाटा बोलती हूँ, x1, x2, x3, x4, जो भी हमारा डाटास है, वो अगर यूज़ करके मैंने एक सेंट्रल पोजीशन निकाल लिया, तो वो सेंट्रल पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ डाटा को, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, जो गिवन सेट है उसका रिप्रेजेंटेशन यही करता है। नेक्स्ट, इट इज़ लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। अभी देखो सडनली आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 बोला कि 5 का तो हमने कर लिया, चलो एक ऐड कर देते हैं। अगर मैंने 1 2 कुछ भी ऐड कर दिया, मतलब नंबर्स और भी, तो इसके ना
डाटा में ज़्यादा कुछ इफेक्टेड नहीं होगा, लीस्ट इफेक्टेड है, कम इफेक्ट होता है। फ्लक्चुएशन मतलब थोड़ा भी चेंजेस, हल्का फुल्का चेंजेस कुछ इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है। It is capable of being treated mathematically and hence it is widely used in statistical analysis. देखो, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, और इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी ज़रूरत पड़ सकता है, बिकॉज हम कभी अगर हमारा परसेंटेज निकालते हैं तो सेम वे से ही निकालते हैं, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल यूज़ होता है या फिर इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। डीमेरिट्स में क्या है, देखो डीमेरिट्स देखो और मेरिट्स देखो। मेरिट्स दोगे आप 4 से 5 पॉइंट, डीमेरिट्स देना 3 पॉइंट, ठीक है, 3-4 पॉइंट्स देने से इनफ है, ज़्यादा नहीं दो। डीमेरिट्स क्या है, इट कैन नाइदर बी डिटेक्टेड बाय इंस्पेक्शन और ग्राफिकल लोकेशन, मतलब आप इसको ना ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते ठीक से, और इंस्पेक्शन से पता नहीं चलता है। इट इज़ टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, अगर मैं जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे मैं ऑब्जर्वेशंस दे रही हूँ, उस ऑब्जर्वेशंस में ज़्यादा कुछ बड़ा अमाउंट दे दूँ या फिर नॉर्मली हम लोग ज़्यादा फ्लक्चुएट करना शुरू करें, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। मतलब मे भी हो सकता है कि रॉन्ग आंसर्स आए या फिर आंसर सही ना आए और इंटरप्रिटेशन सही ना रहे, ऐसा। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल हैव ओपन एंड्स। अरिथमेटिक मीन को आप कब कंप्यूटेट नहीं कर सकते और कैलकुलेट नहीं कर सकते, जब क्लास इंटरवल का मतलब है 0 to 10, 10 to 20 ऐसा वाला, और 5 to 10, 10 to 15 ऐसा। और एक होता है जैसे 0.5 टू आपका आगे जाएगा 4.5, ऐसा वाला भी क्लास इंटरवल्स हो सकते हैं। अगर ये क्लास में आते हैं यहाँ से यहाँ तक एक क्लास, तो उसमें ओपन एंड्स होने से कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और कैलकुलेट हो भी नहीं पाता प्रॉपरली ओपन एंड होने से। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द मीडियन। ठीक है, मीडियन आया। द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू यही देता है कि ऑब्टेन करने में डाटा में कौन मिडिल में है। ऑब्टेन आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, याद रखना छोटे से बड़ा, ठीक है। ऑलवेज अरेंज करना, कोई भी डाटा आपको गिवन हो, सेट ऑफ डाटा, उसको अरेंज कर लो। मीडियन के केसेस में, मोड के केसेस में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। एंड अगर ऑब्टेन करने के बाद जो मिडिल मोस्ट पॉइंट आएगा उसी को हम बोलेंगे मीडियन, उसी को हम बोलेंगे मीडियन, ठीक है। मिडिल मोस्ट, सबसे जो बीच का आएगा वो मिडिल मोस्ट है, उसको हम बोलेंगे मीडियन, ठीक है, मीडियन ऑफ द डाटा। चलो एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर द डाटा। देखो एक डाटा दिया गया है आपको 4 4 6 3 2। 4 कितने बार है, 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 2 1 टाइम है। बट हमें ढूंढना है मीडियन। मीडियन ढूंढने के लिए पहले करेंगे अरेंज, चीज़ों को करेंगे अरेंज। तो हम छोटे से बड़े ये से सजा लेंगे। नंबर्स को देखो, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करो। 2, फिर क्या आएगा 3, फिर आएगा 4, क्योंकि 4 2 टाइम्स है तो दोनों बार लिखना है, और 6 लास्ट में। अब उसको ना अरेंज करने के बाद एक चीज़ नोटिस करो, मैंने यहाँ पे बच्चों को लिखवाया था कि 2 जो है ये फर्स्ट में आता है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, हम टर्म के बेसिस पे काउंट करेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है, TERM। 3 जो है सेकंड टर्म यहाँ पे है, 4 आपका थर्ड टर्म है, नेक्स्ट वाला 4 आपका फोर्थ टर्म है, 6 वाला आपका फिफ्थ टर्म है। अगेन बोल रही हूँ, इसको मीडियन में हम टर्म बेसिस बोलते हैं। तो हमारे मीडियन में टर्म रहेगा, जैसे हमने नंबर्स को अरेंज कर लिया उसको हम ऊपर से नंबरिंग कर देंगे कि कितने नंबर पोजीशन में वो आ रहा है, फर्स्ट टर्म के पोजीशन में, सेकंड टर्म के पोजीशन में, थर्ड टर्म के पोजीशन में, फोर्थ में, फिफ्थ में, कौन से में आ रहा है, ठीक है। अब अगर सोचो कि एक वैल्यू मैम 10 दिया गया है तो 10th नंबर तक वो टर्म्स जाएगा, 10th नंबर तक का वो टर्म्स रहेगा। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है, 2, सो दैट मीन्स मिडिल वैल्यू इज ऑल्सो 2। यहाँ पे हम पकड़ लिए, क्यों, क्योंकि इधर से देखो इधर से देखो, बीच में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने बोल दिया, पर एक्चुअल में हम सही तरीके से ये नहीं कर रहे हैं। क्या करना था, अब देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 एंड 5,
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा हो गया 5। अच्छा 2 3 4 4 6, 5 मतलब ये ऑड है और इवन है, तो दैट इज ऑड। 5 मतलब ये ऑड है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड इवन के बेसिस में फॉर्मूला अलग रहेगा, बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला अलग रहेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने n पकड़ा और लिख दिया 5, 5 के लिए ऑड। ऑड के लिए फॉर्मूला देखो क्या लिखा गया है। ऑड के लिए फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल ब्रैकेट करना th टर्म, मतलब इतना टर्म आपको ढूंढना है। तो पहले सोल्यूशन देते हैं। n का वैल्यू क्या है 5, तो हमने लिखा 5 + 1, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 होल ब्रैकेट th टर्म। तो अगर 6/2 किया थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा। तो थर्ड टर्म में कौन प्रेजेंट है देख लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड टर्म में आपका 4 प्रेजेंट है, थर्ड टर्म में आपका 4 प्रेजेंट है। सो आवर थर्ड टर्म वैल्यू इज 4। ठीक है 4। सो ये यहाँ से आपने मीडियन देख लिया। अब कैलकुलेट करते हैं मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से आपको एक डाटा दिया गया 16, 13, 14, 12, 17, 18। जो माइंड में सोच रहे हो कि नंबर्स ऐसे भी आए तो हम लोग कर लेंगे, नहीं, आपको एटलीस्ट उसे अरेंज करना है छोटे से बड़े में। ठीक है, तो अरेंज नहीं करोगे सही टर्म भी नहीं आएगा। तो 8, 12, 13, 14, 16 एंड 17 हमने अरेंज कर लिया, हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद ये अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद इसको हम टर्म्स देंगे। तो 8 हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गया। मतलब n इक्वल्स टू अगर 6 है तो ये ऑड है और इवन, इवन है। ऑड है या इवन, इवन है, राइट, ये इवन है। तो मैम इवन के लिए फॉर्मूला क्या सेम है? नहीं। तो देखो मीडियन के लिए इवन का फॉर्मूला क्या है, क्या है, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1। वहाँ पे जब हम लिख रहे थे तो n + 1/2 था, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये है n/2 करोगे पहले प्लस उसके वैल्यू के साथ 1 ऐड करोगे। ये था n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 1 होने के बाद डिवाइडेड बाई 2 होता था। तो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। सो अब हम n का वैल्यू था हमारा 6 पुट कर दिया, 6/2th टर्म प्लस 6/2 + 1th टर्म। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या आया, तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म आ गया, 6/2 थर्ड प्लस 1 फोर्थ टर्म आ गया। प्लस करने से डिवाइडेड बाई 2 करना है। आप बोलोगे मैम इन दोनों को प्लस कर देते तो 7th टर्म आएगा, तो हमारे क्वेश्चन में तो 7th टर्म है नहीं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म का वैल्यू था 13। देखो थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, दिस इज योर थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का वैल्यू है 13, फोर्थ टर्म का वैल्यू है 14। तो ये दोनों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो थर्ड टर्म का वैल्यू है 13, फोर्थ टर्म का वैल्यू है 14 प्लस डिवाइडेड बाई 2। तो 27/2 जिसको हम अगर डिवाइड कर दे 13.5 आएगा, 13.5 आएगा। सो आवर वैल्यू इज 13.5। सो मीडियन दोनों को लेके बना, 13 एंड 14 को लेके बना है, इसलिए मीडियन इन दोनों को काउंट कर सकते हैं। अगर डाटा में ये दोनों गिवन है, 13.5 गिवन नहीं है। ठीक है, अगर 13.5 है या फिर आंसर्स आपको सिंगल फॉर्मेट में निकालना है तो हमारा वैल्यू हो गया 13.5। ठीक है, क्या पॉइंट बोलते हैं। सपोज ये क्वेश्चन कर नहीं पाया तो स्किप करके आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका इवन एंड ऑड को लेके बस कर देना और स्किप मार देना। बट अगर रॉन्ग आंसर आ रहा है तो बस फॉर्मूला तक चले जाना, बस फॉर्मूला तक चले जाना और उसको लिख देना और ख़त्म कर देना, कोई पॉइंट नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर कर लेते, क्लियर करते तो होता कि 1 मार्क या 1.5 मार्क मिलेगा। अगर ये नहीं करोगे तो 1.5 मार्क 2 मार्क कट जाएगा, बस इतना ही है। बट गलत कर दिए तो पूरा इंप्रेशन खराब होगा और पूरा क्वेश्चन हैम्पर पड़ेगा, हैम्पर हो जाएगा। तो अब है पॉइंट, हम लोग आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, जैसे मीन विथ फ्रीक्वेंसी हमने किया था, तो ये भी ग्रुप डाटा है, क्लास इंटरवल वाला है। तो हम क्लास इंटरवल लेंगे,
0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसा हमने क्लास इंटरवल ले लिया। ठीक है, क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। देखो 0 to 5 के लिए 1, 5 to 10 के लिए 2, 10 to 15 के लिए 3, 15 to 20 के लिए 1, 20 से 25 के लिए 2, 25 से 30 के लिए 1। आप निकाल लो पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल, 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1, मतलब पूरा टोटल है 10। याद रखना जब ऐसा हो तो हमें और एक चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए मैम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या करोगे, जैसे आपको डाटा गिवन है 1, ठीक है, 1 गिवन है। अब 1 के साथ क्या करना, पहला वैल्यू तो मिल गया पोजीशन का, सेकंड वैल्यू 1 प्लस सेकंड डाटा, तो ये थर्ड मतलब सेकंड पॉइंट के लिए आएगा। फिर जितना आएगा उसको फिर इससे ऐड करोगे तो थर्ड पॉइंट के लिए आएगा। फिर जितना आया उसको नेक्स्ट पॉइंट के साथ ऐड करोगे तो ये पॉइंट आएगा। फिर जितना आया उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट ऐड करोगे तो 9 आएगा। 9 के साथ ऐड करोगे तो 10 आएगा। तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो हमने टेबल का काम बहुत अच्छे से कर लिया है। अब चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर। सो यहाँ पे ना कुछ कुछ फॉर्मूला में पॉइंट्स गिवन है। क्या है मैम? L है, L प्लस ब्रैकेट में गिवन है n/2, ये n का मतलब है कैपिटल N, n/2 माइनस f ना लिख के लिखना CF, माइनस CF पर्टिकुलर होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, मीडियन का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मीडियन का फ्रीक्वेंसी है। तो हमने जिस क्लास को मीडियन बोल के चूज किया है उसके बेसिस पे हमें ढूंढना है। इनटू आई होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, तो एक एक चीज़ को हम ढूंढेंगे। एल क्या है मैम? एल है लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट है। चलो अब इस फॉर्मूला को देखते हैं, बड़ा फॉर्मूला है तो हम ना छोटा छोटा करके अभी देखेंगे। तो हमारा n का वैल्यू था 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, एक तो आ गया। और मुझे पता है कि i का वैल्यू क्या है, क्योंकि देखो 5 से 10, 10 से 15, तो कितना आया? अगर 5 से 10, 10 से 15 ऐसा देखते हो तो इंटरवल कितना का है? 5 का है, 5 का है, 5 आएगा। तो ये आ गया 5 का डिफरेंस, तो 2 वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब आते हैं हम कि हमें क्या चाहिए, तो हम क्लास एक मिडिल क्लास ढूंढते हैं कि मीडियन क्लास कौन सा होगा। सो हमारा यहाँ पे लिमिट्स लेने से पहले एक चीज़ नोटिस करना, जो वैल्यू हमने निकाला 5 निकाला है, n/2 करके जो वैल्यू निकाला वो है हमारा 5, n/2 करके जो वैल्यू निकाला फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो होता है हमारा 5। उस 5 के अकॉर्डिंग अब चूज करोगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो 5 कौन से क्लास के अंदर आना चाहिए। सो 3 तक है, मतलब 3 के लिमिट में तो ये खत्म हो गया है ना, तो हमारा ये मीडियन क्लास है, क्योंकि 4, 5, 6 इस ग्रुप में आने के चांसेस है। 3 से ज़्यादा, 6 से कम, 3 से ज़्यादा, 6 से कम, तो उसको हमने चूज़ किया, ठीक है। तो अब क्या है, मुझे इसका लोअर लिमिट 10 to 15 में मेरा लोअर लिमिट कौन सा है? ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है, लोअर एंड हायर। तो ये मुझे मिल गया L = 10। इसका मुझे ना FM भी मिल गया, FM = 3 भी मिल गया, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला वैल्यू ले लेना, क्योंकि छोटा वाला देखना है, बड़ा वाला यहाँ पे ले लिया गया था, बट छोटा वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। हाँ, अगर आसपास का वैल्यू है तो आप 7 ले सकते हो, अदरवाइज आपको ऊपर का वैल्यू ले लेना है और इस क्वेश्चन में पुट कर लेना है। तो वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो हमें कुछ कुछ मिलेगा, जैसे 10 प्लस n/2 क्या था, n/2 मतलब 10/2, ठीक है, माइनस यहाँ पे मैंने बोला CF होगा, तो कौन सा CF है, आगे का दे दो 3, क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए। और FM जो करेक्शन करने बोल रही हूँ, करेक्शन कर लेना, FM कौन सा है 3, इंटू क्या है, इंटू I है, मतलब 5। इसको प्लीज़ लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए और इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 5 मैंने ये कर दिया, क्या कर दिया, अच्छा ये 2 होना था, तो 10/2 = 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन करके लाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर करके मुझे वैल्यू बताइएगा, ये आपके लिए टास्क है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करने बैठे तो आगे का पढ़ा नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं आपको वैल्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे किया हुआ है तो उसको हम नहीं ये करेंगे, बट आप करके मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है। बाकी मैं चेंजेस क्या बोल रही हूँ वो समझना। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू गिवन ना हो तो उसके आसपास का वैल्यू ले सकते हो, लोअर लिमिट की अपर लिमिट दोनों में से कोई एक ले सकते हो। बट जब आपका वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और वो डाटा मिल चुका है तो उसके आसपास का रेंज में आप लोअर वाला लेंगे। तो ऊपर आपका लो वैल्यू गिवन है 3, तो उसी को लेना पड़ेगा। नीचे वाला ना बहुत हाई हो जा रहा है, तो यहाँ पे हाई लेने के वजह से क्या हुआ है, वैल्यू थोड़ा सा गलत आया है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाला आपको लेना है, उससे सल्यूशन कर दो, वहाँ पे ले लेना। दोनों सही होता है बट वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या अप्लाइड हो रहा है, तो ये चीज़ आप करेंगे। मेरिट्स में आते हैं, जो मेरिट्स पढ़ा था मीन के लिए, मीडियन के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, उसको ही लिखना है ना। इट इज़ ईजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड, वो चीज़ वहाँ पे भी लिखा था। ईजी टू कैलकुलेट है, कैलकुलेट करने में ईजी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। इट इज़ वेल डिफाइंड, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आइडियल एवरेज शुड बी, मतलब ये आइडियल एवरेज जो एक एवरेज प्रॉपर होना चाहिए वो निकाल देता है वेल डिफाइंड वे से। इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंडेड क्लास। सो यहाँ पे याद करो, मीन में ये पॉइंट ना डीमेरिट्स में था, ये मेरिट्स में है कि ओपन एंडेड क्लासेस विथ फ्रीक्वेंसी वालों को भी ये अच्छे से सॉल्व कर देता है। इट कैन बी डिटर्मिन्ड ग्राफिकली, इसको आप प्लॉट भी कर सकते हो ग्राफिकली। देखो, आपको क्लास इंटरवल दे दिया गया या नंबर डाटा और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, तो आपको मैंने जो फ्रीक्वेंसी कर्व समझाया था, हिस्टोग्राम बना के उसमें मिडिल पॉइंट निकाल के फिर जॉइन कर दो तो वो आपका पॉलीगन कर्व भी बन जाता है। तो वैसा ही है, स्मूथ कर्व एक बन सकता है। इट इज़ प्रॉपर एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा के लिए एक एवरेज है, एवरेज पॉइंट है। डीमेरिट्स में क्या आते हैं, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, ये सारे डाटाज पे बेस्ड नहीं करता। अभी जैसे देखा होगा नीचे के डाटाज काम ही नहीं आए, समझ आया, तो वो ऑब्जर्वेशन में प्रेजेंट है नहीं है तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही यूज़ होता है। इट कैन नॉट बी गिवन फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब इसको ना हम बार बार कहीं पे भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में और यूज़ नहीं कर सकते, बस एवरेज को निकालने को छोड़ के। आपने देखा होगा मीन डेविएशन वगैरह सब कुछ देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो नॉर्मली उसको ना मीन से ही निकाला जाता है, मीडियन से कम निकालते हैं क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन सैम्पलिंग, ऑब्वियस इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो अल्टीमेटली आपके फ्लक्चुएशन सैम्पलिंग के वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अफेक्ट हो सकता है। क्या हम क्लियर हैं? मोड इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, मोड इसका थर्ड पार्ट है, दैट मीन्स मीन गया, मीडियन गया, अब आएगा मोड। द वैल्यू विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डाटा, एक डाटा में एक सोच लो एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बाकी सारे नंबर से, तो उसी को ही, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसी को हम मोड चूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसको हम मोड चूज़ करते हैं। द वैल्यू विच अपीयर मोस्ट ऑफन इन द गिवन डाटा दैट इज द ऑब्जर्वेशन विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस ऑब्जर्वेशन का हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम मोड ऑफ द डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गिवन डाटा आर, देखो गिवन डाटा दिया गया है जैसे 6 8 9 3 4 6 7 6 3 ऐसा गिवन है। पहले आपको क्या समझाया गया है, छोटे से बड़े में अरेंज कर लो, आप ही को इजी होगा और एग्जामिनर को भी लगेगा सिस्टमैटिक कर रहा है बच्चा। सो हमने अरेंज कर लिया, 3 कितने टाइम है 1 2, 6 कितने टाइम है 1 2 3 लिख दिया, फिर है 7 8 9 एक एक टाइम है। अब देखो कौन सा ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ है, तो 3 2 टाइम्स हुआ है, 6 3 टाइम्स हुआ है, 7 1 टाइम, 8 1 टाइम, 9 1 टाइम, तो आपको पता चल गया ये सारे इसके फ्रीक्वेंसी निकल गए। सो फ्रीक्वेंसी इसका 2 है, इसका 3 है, दैट मीन्स जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वही होता है मोड। तो 6 3 टाइम प्रेजेंट है एक डाटा में, सो दैट इसको हम इसका मोड बोलेंगे। सो एन इज़ मोर, अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मोर है और किस में ज़्यादा है,
किस में ज़्यादा है, यहाँ पे n ना लिख के आप लिखना f, ठीक है। f इज मोर इन 6, दैट इज 3 टाइम्स इन ए गिवन डाटा। f इज मोर इन 6 एंड दैट इज 3 टाइम्स इन ए गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में ये 3 टाइम्स प्रेजेंट होगा, तो इससे हम बोलेंगे क्या, ये पूरे डाटा सेट का मोड है। तो हमारा मोड बन गया 6, ये हमारा मोड हो गया 6 ऊपर के डाटा के अकॉर्डिंग। अभी एक स्टार मार्क करके पॉइंट आपको बताया जा रहा है, ये डाटा में है, एक डाटा में हैव नो मोड, कोई भी मोड हो भी नहीं सकता है। जैसे कि एक डाटा देखो, जैसे यहाँ पे गिवन है 12, 13, 14, 15, तो देख रहे होगे सारे एक एक फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो ये वाला बोल दोगे नो मोड, क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी सेम है और एक ही डाटा में सब प्रेजेंट है, किसी का ज़्यादा कम नहीं, सबका सेम है, इसलिए नो मोड। अगर बोल लो जैसे वन मोड, देखो जैसे मैं 12 को 2 बार लिख चुकी हूँ, तो ये हो गया हमारा अभी मोड। सो अगर एक डाटा सेट में एक नंबर है जो कि 2 बार 3 बार 4 बार प्रेजेंट है डाटा में और बाकी सारे नंबर 1 टाइम, तो इसको बोलते हैं यूनिमोडल, यूनिमोडल। और अगर सोचो कोई भी डाटा बार बार प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे 13 भी 2 टाइम्स का है, ठीक है, तो एक डाटा में अगर दो नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स रिपीटेडली प्रेजेंट हैं, मतलब एक का फ्रीक्वेंसी भी 3 है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 3 है, या इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसको बोलेंगे बाई मोडल, बाई मोडल। अब सोच लो एक डाटा में 14 भी प्रेजेंट है 2 टाइम्स, तो ये एक मोड जो कि 12 2 बार प्रेजेंट है, 13 भी 2 बार प्रेजेंट है, 14 भी 2 बार प्रेजेंट है, तो इस डाटा को बोलते हैं ट्राई मोडल। एक डाटा में 3 नंबर्स जो बार बार प्रेजेंट हैं और इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट है गिवन सेट ऑफ डाटा में, तो इसको बोलते हैं ट्राई मोडल। तो ये अभी हम फिर से पढ़ लेते हैं, ये डाटा में हैव नो मोड, वन मोड और मोर देन वन मोड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोड्स दैट डाटा हैज, डाटा के पास क्या है, इट कैन बी कॉल्ड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिमोडल। अगर 2 नंबर्स का प्रेजेंट है तो बाई मोडल, 3 नंबर्स का डबल रिपीट है तो ट्राई मोडल, और ऐसा हो सकता है जितने नंबर से सबका डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल है एक ही जैसा फ्रीक्वेंसी, तो मल्टी मोडल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको मैं टॉपिक दे रही हूँ, ठीक है, टॉपिक दूंगी, आप वहाँ से हमें बताना मीडियन दिया नहीं है, मीन दिया नहीं है, डाटा दिया गया है, उससे पहले मीन निकालो, फिर मीडियन निकालो, फिर मोड निकालना, ठीक है, फिर मोड निकालना मैं आपको बताते जा रही हूँ। पहला है कि आपको टॉपिक दिया गया है इतना, क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बाद में निकालेगा, इधर डायरेक्ट मत सोचिएगा कुछ भी, ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। 0 to 5 का फ्रीक्वेंसी है 1, 5 to 10 का फ्रीक्वेंसी है 2, 10 to 15 का 1, 15 to 10 का 15 to 20 का 2, 20 to 25 का 2, 25 to 30 का 1, ठीक है, बस अभी इतना समझा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पहले निकालना है जो हमारे पास इजी होता है, क्या इजी होता है, मीन, मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला क्या था, अगर मेरे पास क्लास इंटरवल है दैट मीन्स मेरे पास एक्स नहीं है ना, मेरे पास क्लास इंटरवल है, क्या मैं 0 to 5 को पूरा मल्टीप्लाई करूँ तो एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, नहीं, 5 to 10 को मल्टीप्लाई करूँ तो सिंगल वैल्यू मिलेगा, नहीं, तो मुझे पहले सिंगल वैल्यू तक पहुँचना पड़ेगा, तो सिंगल वैल्यू मतलब एक्स, क्लास इंटरवल से हम x डिटरमाइन करेंगे, तो कैसे करोगे ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सो 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2.5। वैसे ही 5 to 10 का निकालना है, तो 5 + 10 15, 15 by 2 7.5, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2 12.5, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2 17.5, 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2 22.5, 25 + 30 डिवाइडेड बाय 2 27.5, निकल गया। अब क्या निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x मिल गया और मेरे पास f भी है,
तो याद आ रहा होगा समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ का फॉर्मूला है। तो समेशन ऑफ एफ चाहिए मतलब टोटल कर दो 1 + 2 + 1 प्लस पूरा करते हुए हमें जो मिला, इधर आ गया 5, इधर आ गया 4 मतलब 9। तो हमारा आ गया समेशन ऑफ एफ, दैट इज द समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 9 होगा। ठीक है, ये नीचे वाला तो मिल गया, एक्स एफ चाहिए तो एक्स मिल गया है, एफ चाहिए तो एफ के साथ मल्टीप्लाई करो 2.5 इंटू 1 2.5, 7.5 इंटू 2 15, 12.5 इंटू 1 12.5, 17.5 इंटू 2 35, 22.5 इंटू 2 45, 27.5 इंटू 1 27.5 निकल गया। इसका एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स एफ आएगा तो 137.5। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 137.5 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारा बस मीन आएगा। मीन में हमने पुट किया 137.5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 15.278 15.278 हो गया। अब आते हैं मीडियन में। सेम फॉर्मूला जैसे आपको क्लास इंटरवल निकालने को क्लास इंटरवल से मीडियन निकालने को बोला गया था, ऊपर किए थे। अभी आपने 13.3 निकाला था उसका वैल्यू, जो ऊपर वाला मैंने बोला था, तो वही सेम चीज़ करना है। फॉर्मूला क्या था, L + n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय FM इंटू I, है ना। सो यहाँ पे पहले हमें n/2 करना है, तो n/2 का मतलब कितना हो गया 4.5। n/2 यहाँ पे n = 9 है, n = 9 है, 9 मतलब 9/2 = 4.5 एक आया। क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल = 5, पहले ही 0 to 5 5 आ गया, तो दो चीज़ तो आपको मिल गया, देखो दो चीज़ मिल गया। अब हमें देखना है 4.5 मतलब कौन सा क्लास इंटरवल आएगा, मतलब कौन सा क्लास इंटरवल को आप मीडियन क्लास इंटरवल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ नोटिस करो, 4.5 है तो 4.5 मतलब 4 से ज़्यादा और 6 से कम। ठीक है, आप 10 से 15 को भी ले सकते हो या फिर इसको लेना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पीछे पॉइंट फ्रैक्शंस का डिफरेंस चलता है। सो 4.5 में हमने इस क्लास इंटरवल को ले लिया। और अगर बहुत अप्रोप्रिएट लेना चाहते हो कि मैम हम लोग पूरा एक्यूरेट लेंगे, इसको भी ले सकते हो। ठीक है, इसको भी ले सकते हो, क्योंकि 4.5 है ना, 5 नहीं बोला है, 4.5 है, 0.5 का डिफरेंस है, तो ये क्लास इंटरवल भी आपका हो जाएगा। ठीक है, सो कोई बात नहीं, दोनों करके आप देख सकते हो, कुछ चीज़ों का ही छोटा मोटा फ्रैक्शंस का ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा बड़ा अमाउंट का डिफरेंस नहीं आएगा। चलो हम अभी मगर लेते हैं इसको, अगर इसको लिया 15-20 में लोअर कौन हायर कौन, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो ये हमारा लोअर मिल गया 15। ठीक है, इसका हमें FM भी मिल गया, FM = 2 हो गया, दिस वन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF हो गया 6, बट 6 के अकॉर्डिंग ऊपर जाना है तो दिस वन 4 हमने ले लेंगे। अभी इसको बस पुट करो, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे आपने पुट किया, मीडियन = L = 15 हमने रखा, n/2 9/2 करके 4.5, और यहाँ पे मैंने आपको बोला था CF निकालना है, तो CF मतलब हमें मिला था 6 के ऊपर 4 लिखा था, तो हमने 4 को लिया था 4। FM मतलब जो क्लास इंटरवल लिया है उसका फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज़ 2, क्लास इंटरवल था 5, तो इसको आपने 15 प्लस, तो आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा 0.5/2 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको 16.25 मिलेगा। ठीक है, 16.25, तो हमारे पास अभी मीडियन है, मीन है, तो फॉर्मूला आपका आता है जो एम्पायरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं कि मीन मीडियन मोड पे क्या रिलेशन है, उसका फॉर्मूला ये है। मोड को हमने M0 M0 भी बोल सकते हो लिया है, इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन, 3 मीडियन मतलब 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू 16.25 आया था, माइनस ऊपर ना 2 इंटू 15.27 था। ठीक है, मीन का, ये मीन का वैल्यू है, ये मीडियन का वैल्यू है। जब हमने पुट किया तो 48.75 माइनस 30.54 यानी 54, पॉइंट के बाद 54 होता है,
माइनस करोगे तो 18.21 आएगा। अगर आप आगे वाला और भी जो है 4th पॉइंट का लेके करना चाहते हो तो वहाँ पे भी देख सकते हो, तो उसको भी देख लो करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपका वैल्यू आ गया। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका अभी मेरिट डिमेरिट्स पढ़े। इट इज़ रेडिली कंप्रीहेंसिबल एंड ईजी टू कंप्यूट, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होता है और ईजी टू कंप्यूट होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ इसको चेंज नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं डाल सकता। मोड कैन बी लोकेटेड ऑन ग्राफ ऑल्सो, इसको भी आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। मोड कैन बी डिटरमिन्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन विद द ओपन क्लासेस, तो ओपन क्लासेस के डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ हो सकता है। डिमेरिट्स क्या है? इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। इट इज़ अफेक्टेड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट बाय फॉर्मुलेशन ऑफ सैम्पलिंग, ये हम क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कुछ चेंजेस आता है ना फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो सकता है। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड, इसको हम रिजिडली डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये आपका है सेंट्रल टेंडेंसी, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ।